प्रमिला अपनी सौतेली बेटी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्या राधिका कभी अपनी सौतेली माँ के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी? क्या गरीब प्रमिला कभी अपनी सौतेली बेटी को दिल से अपनाकर उसकी शादी कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को लास्ट तक। प्रमिला एक गरीब औरत थी जिसकी आरती और राधिका नाम की 2 बेटियां थी। राधिका उसकी सौतेली बेटी थी। प्रमिला राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति को दिए हुए वचन के कारण उसे अपने घर में रखती थी। एक रोज सुबह के समय आरती अपने कमरे से निकलकर प्रमिला के पास आती है और अपना सर पकड़कर कहती है, माँ, रात से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ताकि मैं दवा ले सकूं, वरना ये सर दर्द मेरी जान ले लेगा। बेटा, तुझे रात में ही बताना चाहिए था। तूने रात में क्यों नहीं बताया? बेवजह पूरी रात दर्द में तड़पती रही। और एक बात बता, तू इतना तड़प रही थी तब भी उस महारानी की आंख नहीं खुली। कहाँ है मेरी सौतेली बेटी? माँ, वो जमीन पर चटाई डालकर कमरे में सो रही है। अभी मुझे दर्द हुआ तो मैं बाहर आ गई। अभी तक सो रही है? उसे तो मैं बताती हूँ। सूरज सर पर आ गया, लेकिन वो महारानी अभी तक सो रही है। प्रमिला इतना कहकर कमरे में जाती है और राधिका के ऊपर से चादर खींचकर उसे जगाते हुए कहती है, तेरी अभी तक सुबह नहीं हुई ना? यहाँ तेरे बगल में कोई रात भर दर्द से तड़प रहा था, और एक तू है कि तेरी नींद ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। माँ, वो क्या है ना कि कल रात कुछ खाने को नहीं था तो भूख के कारण बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। कहीं सुबह जाकर ही मेरी आंख लगी, इसलिए देर हो गई उठने में। तू कहना क्या चाहती है कि हमने खुद खा लिया और तुझे भूखा सुला दिया? सुबह सुबह इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तू हम पर। इस गरीबी में दो बेटियों का बोझ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। अरे तू क्या जाने। अगर मैंने अभी माँ को बता दिया कि मैंने रात को इनको और छोटी को खाना खाते हुए देख लिया था और इन्होंने जानकर मेरे लिए खाना नहीं बचाया है, तो फिर माँ कहेंगी कि मैं इन पर नजर रख रही हूँ। आप सही कह रही हैं माँ, मैं तो आपके लिए बोझ ही हूँ। अब अपनी ये बकवास बंद कर और जाकर गैस पर थोड़ा तेल गरम करके ले आ और आरती के सर में मालिश भी कर दे। रात से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माँ, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। चक्कर भी आ रहे हैं बहुत। काम के नाम पर तो तुझे वैसे भी चक्कर आने लगते हैं। पहले जा, जो बोला है वो कर, बाद में तुझे खाने के लिए देती हूँ। कुछ काम करूंगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना, और तभी तो कुछ खाने को मिलेगा, वरना मुझ गरीब के पास कहाँ कुछ होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका निराश होकर किचन में जाती है और पानी पीकर अपना पेट भर लेती है, जिसके बाद वो तेल लेकर आरती के सर की मालिश शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद राधिका अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कांता हाथों में खाने की थाली लेकर उसके पास आती है और कहती है, बेटी, ये वैष्णो देवी माता रानी का प्रसाद है, सभी लोग खा लेना। वो क्या है ना कि वहाँ से आने के बाद कन्या खिलानी चाहिए, तो बाकी लड़कियों को तो मैंने खिला दिया, लेकिन तुम दोनों बच गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए यही ले आऊं। आंटी जी, आप सच कह रही हैं ना? ये इतना सारा खाना मेरे लिए है? हाँ बेटी, ये सारा खाना तेरे लिए ही है। तेरी माँ और बहन को तो मैंने बुलाकर पहले ही खिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। आपको नहीं पता कि आपने मुझ गरीब को ये खाना देकर कितना बड़ा एहसान किया है। राधिका इतना कहकर खाने की थाली लेकर घर के अंदर जाती है और जमीन पर बैठकर जैसे ही खाने का पहला निवाला उठाती है, तभी उसकी माँ और बहन वहाँ आ जाती है और उसके आगे से खाने की थाली उठाते हुए प्रमिला कहती है, घर का सारा काम छोड़कर चोरी चोरी बैठकर तू यहाँ अपनी पेट पूजा कर रही है, और हम बाहर धूप में काम कर रहे हैं। अब तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया कि हम भी भूखे होंगे, और तुझे ये खाना मिला कहाँ से? कहीं भीख तो नहीं मांगने गई थी ना? नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये खाना तो कांता आंटी ने दिया था मुझे। वो वैष्णो देवी मंदिर गई थी ना, वहीं का प्रसाद है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आप लोगों को तो पहले ही खिला दिया था, इसलिए मैं पहले खाने बैठ गई। दीदी, लेकिन वो तो हमने सुबह ही खाया था, तब से लेकर अब तक भूख नहीं लगेगी क्या? माँ, आप ये खाना मुझे दो, मैं खाऊं। माँ, थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना खाना, बहुत भूख लगी है। दोनों बेटियों की बात सुनकर प्रमिला राधिका को एक पूरी देकर सारा खाना अपनी बेटी को खिला देती है और कहती है,
प्रसाद को प्रसाद की ही तरह खाना चाहिए। और आरती तो तेरी छोटी बहन है ना, अगर वो भूखी रहेगी तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? अपनी माँ की बात सुनकर राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक तरफ राधिका अपनी गरीब हालातों से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सौतेली माँ के जुल्मों से, जो उसे पेट भर खाना तक नहीं देती थी। समय बीतता है। तभी एक दिन प्रमिला की दूसरी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और राधिका को देखकर कहती है, प्रमिला, मैंने अपने मालकिन से तेरे काम की बात कर ली है, तू कल से काम पर आ सकती है। प्रमिला, तू कब तक अपने सर पर अपनी सौतेली बेटी का बोझ लेकर घूमती रहेगी? मैं क्या करूँ कमला, अब इसे मैं घर से भी तो नहीं निकाल सकती ना, अपने पति से वादा जो किया था, वरना मैं इसे एक पल भी अपने घर में ना रहने दूं। एक तो गरीबी ने पहले ही जान ले रखी है, और जो थोड़ी बहुत बची कुची है वो इसने जान खा रखी है मेरी। तो तू उसकी शादी करके हमेशा के लिए इसको रवाना क्यों नहीं कर देती है? दोबारा फिर मुड़कर देखियो भी मत। अजीब बात करती है कमला तू भी। यहाँ गरीबी के कारण पेट भर के खाना तो नसीब नहीं है, शादी क्या करूँगी मैं इसकी? और तू क्या चाहती है कि हम यहाँ गरीबी से मर जाएं और ये महारानी अपने ससुराल में ऐश करे? अरे तू गलत समझ रही है। अभी अगर तू इसकी शादी नहीं कर रही है तो लोग तुझे ही ताने मारेंगे, लेकिन अगर शादी के बाद इसके साथ कुछ गलत होगा तो लोग उसकी किस्मत को ही बोलेंगे। तू कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तू अपनी सौतेली बेटी की शादी मेरे जेठानी के पागल बेटे से करवा दे, वो लोग तो बिना पैसे के ही शादी कर लेंगे। इस तरह से तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तेरे सर से सौतेली बेटी का बोझ भी उतर जाएगा। कमला की बातें प्रमिला के दिल में घर कर जाती है और उसके सुझाव को वो मान लेती है, जिसके बाद कमला अपने घर वालों से बात कर राधिका की शादी अपनी जेठानी की पागल बेटी से तय करवा देती है। इस बात से अनजान राधिका कि उसकी शादी एक पागल लड़के के साथ होने वाली है, वो अपनी शादी की खबर से बहुत खुश थी। समय बीतता है। समय के साथ राधिका की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के टाइम पर सहरे की वजह से दुल्हे का चेहरा दिखाई नहीं देता। शादी खत्म होने के बाद कमला जैसे ही दुल्हे का सहरा हटाती है, उसमें दीपक की जगह अपने बेटे यश को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो यश पर चिल्लाते हुए कहती है, दीपक कहाँ है और तू इसकी जगह सहरे में क्या कर रहा है? इसकी शादी तो दीपक के साथ होनी थी ना। क्यों माँ, इस लड़की में क्या कमी है जो आप इसकी शादी दीपक भाई से करवा रही हैं, ये जानते हुए कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? तुझे ये सब किसने बताया? तुझे कैसे पता चला इन सब के बारे में? यश को ये सब मैंने बताया है। मैंने उस दिन आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन आप लोगों को जाहिर इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आप लोग राधिका दीदी की शादी नहीं होने देते। माना वो मेरी सौतेली बहन है, मैं उन्हें कोई खास पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी जिंदगी बर्बाद होने दूँ। इतनी इंसानियत हमारे अंदर है जो कि माँ होकर आप लोगों के अंदर नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो आरती, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी माँ किसी की जिंदगी बर्बाद करने की भी सोच सकती है। मुझे भी नहीं पता था कि माँ राधिका दीदी से इतनी नफरत करती है कि उसके चलते वो उनकी जिंदगी भी खराब कर सकती हैं। बल्कि मुझसे ज्यादा इनकी इज्जत सौतेली बेटी ने की है। फिर भी आरती की बात सुनकर प्रमिला और कमला की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, जिसके बाद दोनों राधिका से अपनी गलत हरकतों के लिए माफी मांगती हैं और उसे दिल से अपना लेती हैं। इस तरह से गरीब सौतेली बेटी की शादी एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ हो जाती है। सलोनी अपनी होने वाली समधन रमा से कहती है, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी बहन जी ये रिश्ता पक्का ही है। अब हमारे खानदानी पंडित जी जो हैं, मैं उनसे इन दोनों की शादी की तारीख पता करवाती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं हम। जी जी बिल्कुल, हमारे भी एक खानदानी पंडित जी है, मैं भी एक बार उनसे कह दूंगी और फिर जो भी तारीख हमें सही लगे शादी के लिए वही तय करेंगे हम। सब लोग मिलकर अभय और रूही का रिश्ता तय कर देते हैं। सलोनी अपने पति मोहन, बेटे अभय और अपनी सास माती के साथ घर आई होती है कि तभी एक पटवारी आता है और कहता है, जी नमस्कार, सरकार यहाँ एक हाईवे बनवा रही है, तो आपका ये घर और जमीन उस हाईवे में जाएगा, जिसके बदले आपको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हमें इस जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? जी ये बिल्कुल सच है।
हम कुछ दिनों बाद आएंगे सारी फॉर्मेलिटी के लिए, और कुछ समय बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। पटवारी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और तब मालती कहती है, अरे हमारी होने वाली बहू हमारे लिए कितनी शुभ है। आज ही रिश्ता तय हुआ है और आज ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। सच में लाखों में एक बहू है हमारी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। 1 करोड़ की बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अभय और प्राची की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होती है। शादी करके प्राची अपने ससुराल आती है। प्राची ससुराल में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करती है और प्राची को भी सभी लोग काफी ज्यादा मानते हैं। एक दिन सभी लोग बैठे होते हैं, तभी सलोनी कहती है, अरे प्राची, अभय, तुम दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों ने कुछ सोचा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? जल्दी से बता दो, फिर टिकट भी तो करवानी होगी ना। अरे माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। प्राची, तुम्हारा कहीं जाने का मन कर रहा है तो बता दो, हम वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बहू, तू जहाँ जाना चाहती है बेझिझक बता। वो दादी सास जी, मेरा ना शुरू से ही मन है पेरिस जाने का। मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है। अगर हम वहाँ हनीमून के लिए जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुझे अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का मन है तो बिल्कुल जाओ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम घूमो फिरो। अब यही तो उम्र होती है ना कहीं भी जाने की। बाद में कहाँ ही होगा कुछ। उम्र से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं। जवानी में तो जा नहीं सकी, लेकिन अब बहुत मन है घूमने जाने का। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? बच्चे अपने हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं, इनके साथ आप कहाँ जाएंगी? अरे क्यों नहीं जा सकती मैं? बच्चों का मन पेरिस घूमने को कर सकता है, तो क्या मेरा मन नहीं कर सकता है? और बात साफ है, मैं भी घूमने जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, वरना कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी। माँ जी, कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है ना, दादी सास भी चलेंगी। इनफैक्ट मैं भी तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, एक फैमिली पिकनिक की तरह। सब बहुत मजे करेंगे वहाँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसी बहाने पूरा परिवार देश से बाहर जाएंगे घूमने। घूम तो आएंगे, लेकिन कहीं भी घूमने जाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसका क्या करेंगे? पैसे तो चाहिए है ना जाने के लिए। अब वो बताओ कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने बताया था कि हमारी जमीन हाईवे में आ गई है, तो हम 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं और उन पैसों को लेकर चलते हैं घूमने। और जब तक वापस आएंगे, क्या पता हमें वो पैसे मिल जाए। बहू की बात में दम तो लग रहा है। मैं बहू की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं कल ही किसी से बात करता हूँ और गिरवी रख देता हूँ। सभी घूमने जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। मोहन अगले दिन ही किसी से बात करके अपनी जमीन गिरवी रख देता है और उन पैसों को लेकर सभी घूमने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी लोग बहुत मजे करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और कुछ दिनों बाद सभी वापस आ जाते हैं। घर में आने के बाद सभी लोग आराम करते हैं। अगली सुबह जब सब लोग पेरिस की फोटो देख रहे थे, तब वो पटवारी वापस आता है और सबको बताते हुए कहता है, नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ जमीन के 1 करोड़ रुपए देने आए हैं ना? नहीं, वो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो जमीन आपकी हाईवे में गई थी ना, अब उसका रुख सरकार ने मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया है। इसलिए अब आपकी जमीन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। पटवारी इतना कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। पटवारी की बातें सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मालती कहती है, हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे कौन सी बहू उठा लाए? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये तो कुलक्ष्मी है। हमारा घर गिरवी रखवा दिया, अब कुछ दिनों में घर बिकवा देगी। दादी सास, आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो क्या मेरी वजह से हुआ है? अभय, तुम कुछ बोलो ना इन्हें, देख रहे हो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चुप कर बहू तू, तेरे पैर पड़ने के बाद ही ये नौबत आई है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी की शादी तुझसे कभी करवाती ही नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे।
अभय तुम सुन रहे हो ना, मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब क्या तुम चुपचाप ये सब सुन लोगे मेरे बारे में? बोलो ना तुम कुछ। मुझे भी माँ और दादी की बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। पहले सब सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारा घर गिरवी रखना पड़ गया हमें। आप लोगों की इतनी छोटी सोच है और अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा है तू खुद जा रही है, वरना तो मैं तुझे धक्के मारकर निकाल देती। घर में आए हुए महीना भर नहीं हुआ है, मेरा घर बिकवा दिया तूने। प्राची को बहुत कुछ सुनाया जाता है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। ससुराल वालों में से कोई भी प्राची को वापस लाने के लिए नहीं जाता। कुछ दिनों बाद अभय की बुआ पूनम घर आती है और सबसे मिलते हुए कहती है, माफ करना भैया, मैं अभय की शादी में नहीं आ पाई। वो मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे आती। खैर अब आ गई हूँ मैं अभय की पत्नी और अपनी बहू से मिलने। अच्छा ही है, उस अपशगुनी की शादी में नहीं आई तू। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो इसी लायक है, इस घर में आई और हमारा घर गिरवी पर रख दिया। हमें सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन वो तो गए ही साथ में। हमारे ऊपर इतना कर्ज भी हो गया। पूनम को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर पूनम कहती है, अच्छा ही हुआ चली गई, क्योंकि इस छोटी सोच वाले लोगों के साथ कोई नहीं रह सकता। अरे सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें उस बेचारी की क्या गलती? वो कभी ऐसा थोड़ी चाहेगी। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के ही साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। पूनम सबको बहुत सुनाती है और ऐसा आईना दिखाती है कि सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी दिन अभय प्राची को लेने चला जाता है। जब वो प्राची को लेकर आता है तो मोहन कहता है, बहू हमें माफ कर दो, घर की लक्ष्मी को हमने घर से ही निकाल दिया। हाँ बहू, हमारी गलती है जो पहले हमने बिना सोचे समझे घर गिरवी रखवा दिया और फिर बाद में इन सब का तुम्हें दोष दिया। मुझे माफ कर दे बहू। आप सब माफी क्यों मांग रहे हो? आप लोग बड़े हैं, कुछ सुना भी दिया तो कुछ हो थोड़ी गया है। प्राची से सब माफी मांगते हैं और फिर प्राची सबके लिए चाय बनाने लग जाती है। बाद में सभी लोग हंसी मजाक करते हुए चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। तभी फिर पटवारी आता है और कहता है, मोहन जी, आपका अदीरपुर में जमीन है जहां अब मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको इन कागजात पर साइन करने हैं ताकि हम आपको 2 करोड़ रुपए दे सकें, जो कि सरकारी मुआवजे के तौर पर है। 2 करोड़? सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें 1 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और फिर जिस तरह से सबने प्राची को कोसा था, वही सब अब 2 करोड़ रुपए मिलने का श्रेय भी प्राची को ही दे रहे थे।